का सारा हरियाणा का जो भाईचारा है, जो हालात पैदा हुए, ये दो ही आदमी कसूरवार हैं इस समाज के। राजकुमार सैनी कुरुक्षेत्र के सांसद थे और यशपाल मलिक, और ये दोनों सरकारी एजेंट थे, सरकार द्वारा छोड़े हुए थे और इनका ये काम ही था। और उसके बाद 2016 की, तो क्या ये चौधरी यशपाल सिंह मलिक ने ली थी या किसी अन्य ने ली? कैप्टन अभिमन्यु की कोठी का मुकदमा हमारे ऊपर है, जो उस केस में थे। हाँ, केवल सिर्फ आपकी अगर जमानत हुई, बाकी किसी की? यशपाल मलिक को ये कहा कि मुझे और एक और कौन थे, नारा साहब थे, कि हमारे को सरकारी वकील लगवा दो। आप यूपी में कार्यक्रम करके आए, हर जिले में? हर जिले में तो नहीं, हाँ अलग-अलग जिलों में आप करके आए? नहीं, हाँ बताऊंगा, बोलो। तो वहां कार्यक्रम हुए, हाँ, उनकी फंडिंग कौन कर रहा था? यूपी में कार्यक्रम करने का आपका मकसद क्या? तो जसिया दाम में पैसा आया, आपने रोहतक में और गुड़गांव में आपने 2 कोचिंग सेंटर खोले। क्यों? समाज के पैसे का से आपने सेंटर? देखो, ये करता धरता थे। रोहतक कमेटी को अन्य डिस्ट्रिक्टों से पैसा दिलाया, मतलब जो बच्चे जेल में थे उन बच्चों से आपकी खींचतान क्या? सरकार ने बुलाया, वहां पूरी की पूरी संघर्ष समिति के जितने साथी थे, यशपाल मलिक को छोड़ करके सब उस वार्ता से नाराज थे। उसमें जो आज केंद्र के मंत्री हैं वो भी बैठे थे, आज केंद्र के मंत्री, मुख्यमंत्री उस टाइम थे वो भी बैठे थे, और भी बड़े बड़े सरकार के ओहदेदार थे, बड़े बड़े। कहाँ हुई थी ये हरियाणा भवन में हुई थी। हरियाणा भवन, उसके बाद जिसका जिक्र यशपाल मलिक जी भी कर रहे हैं। नहीं, वो अलग विषय था, अलग। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया, और मैं लेकर चलता हूं आपको जनता की अदालत। जी हां साथियों, क्योंकि आज जो हम बातें करेंगे वो जनता की बातें होंगी, वो जाट समाज की बातें होंगी, वो जाट आंदोलन की बातें होंगी, वो जाट आरक्षण की बातें होंगी, और उसमें आरोपों की बौछार भी होगी। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो शख्सियत जाट आरक्षण के केंद्र में रहे हैं और खुद भी बहुत जोशीले हैं। उनको लेकर कुछ लोगों के आरोप हैं, वो हम इनसे जानेंगे उनकी सच्चाई क्या है। तो सबसे पहले भलारा साहब, ग्रामीण भारत के मंच पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो भलारा साहब, सबसे पहले एक बार अपना परिचय दे दो जनता को। मैं अशोक बलहारा, एडवोकेट जी, और जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान सक्रिय रहे हैं। जी। परिवार में कौन कौन है? थोड़ा सा। परिवार में मिसिज है, वो रिटायर्ड एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा। बच्चे हैं, एक आर्मी में है, एक अपना खुद का काम करता है। 2 ही बच्चे हैं? 2 ही बच्चे। लड़के हैं दोनों लड़के। अच्छा। फैमिली बैकग्राउंड किसानी से रहा या कोई कारोबार से रहा? नहीं, किसानी से और मिलिट्री से। मिलिट्री से? मिलिट्री और किसानी दोनों रहे। मिलिट्री में पिताजी थे? दादाजी है। दादाजी थे। पिताजी भी रहे, फिर वो आगे थे छोड़ के। अच्छा। मूल गांव कौन सा है? मूल गांव ग्रावड़ है जी। ग्रावड़, महम तहसील में, रोहतक जिला। रोहतक जिले में। जो वैद, वो मालिश मुलिश वाला जो, हाँ, जो हार्ट की दवाई देता है? हार्ट की बेसिकली तो वो है इसके अपना लकवा लकवा मास्टर है। उनके दादाजी भी थे, पिताजी भी थे, वो खुद भी। तो पुश्तैनी नहीं है ये? पुश्तैनी है उनको। अच्छा। एक कमेंट आया था मेरे पास, कुछ कहेंगे बलहारा नहीं, ये बलहरा है। बलहरा है, गोती बलहरा है। अच्छा। बलहारा नहीं, बलहरा, BALHRA। अच्छा, बलहरा है। हाँ जी, पूरा है। अच्छा, बलहारा में तो दूसरा हो जाए, हारा। आप डाले आता है उसमें, हारा लिखा जाता है। अच्छा। की शुरुआत हुई 2016 में, उसकी अनुमति ली किसने थी? देखिए, इसके बारे में हम ये कहते हैं, मैं उस टाइम पे प्रैक्टिस कर रहा था पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट बतौर वकील। सरकारी वकील? नहीं, सरकारी वकील तो मैं 2005 से 2014 तक डिप्टी एडवोकेट जनरल रहा हूँ सरकार में। और ये सरकार जब चली गई थी तो उसी टाइम हमने अपने रिजाइन दे दिए थे। कौन से सन से कौन से सन तक? 2005 से 2014 तक। 14 तक? हाँ जी। अच्छा, आप सरकारी वकील थे? सरकारी। अच्छा। तो जब ये 2016 की, तो क्या ये चौधरी यशपाल सिंह मलिक ने ली थी या किसी अन्य ने ली? देखो क्या स्थिति है। तो फिर जब आप थे नहीं तो आप पर मुकदमे क्यों हुए? जून 2016 को तो हमारे सामने तो कोई बात पहली बार जब आई थी, प्रशासन कहने लगा कि भाई आप यहाँ नहीं लगा सकते। हमने कहा भाई लोगों की मर्जी है, धरना प्रदर्शन तो सबका अधिकार है। उस टाइम हम अगवानी में आए थे। कितने दिन बाद? ये 5 जून को। कैप्टन अभिमन्यु की कोठी का मुकदमा हमारे ऊपर है, और उसके अलावा नहीं है? उसके अलावा नहीं है।
और वो भी क्या मुकदमा है कि उनकी कोठी की आगजनी होती है और उनका जो गार्ड है उसने मुकदमा दर्ज करवा दिया 20 फरवरी को 2016 को। उन्होंने कहा कि भाई एक एफआईआर दर्ज होगी है, अब भाई कोठी फूक दी है और इस तरह एफआईआर दर्ज होगी गार्ड के बयान पे 20 तारीख को। एक हफ्ता बाद 27 फरवरी को एक नई एफआईआर दर्ज होती है। वो कैप्टन अभिमन्यु जो उस टाइम के मौके के मंत्री थे उनके भतीजे के द्वारा कि हमारी कोठी फला फला आदमियों ने फूक दी, उसमें बाई नेम 40 आदमियों के नाम लिखे गई। 2 एफआईआर होगी, उन 2 एफआईआर में मेरा कहीं नाम नहीं है। उनमें नहीं है? नहीं है। हरियाणा पुलिस के द्वारा ये करी गई। और आप थे भी नहीं, आप तो जून में शामिल हो गए। मैं नहीं था उसमें। दूसरा ये आया कि उसके बाद इन्होंने अपना सीबीआई को दे दिया ये केस। सीबीआई ने फिर अक्टूबर 2016 में 2 एफआईआर दर्ज कर ली, एक 20 वाली के भी आप पे, एक 27 वाली के भी आप। उसमें मेरा नाम कहीं नहीं है। अच्छा, बाद में ऐड हुआ? बाद में क्या कहानी बनी है कि ये आंदोलन चला गया। उसके बाद 15 फरवरी 2018 को जींद के अंदर अमित शाह की एक बाइक रैली होनी थी। अब मैं उस टाइम बहुत सक्रिय हो चुका था, इस संघर्ष समिति में राष्ट्रीय महासचिव भी था, हरियाणा का प्रभारी भी था। तो हमने ऐलान कर दिया, खासकर मैंने अपने इलाके में जहां लाखन माजरा निंदाना मेरा गांव भी पड़ता है, चेड़ी उधर पड़ती है, इधर इस इलाके में हमने कह दिया कि भाई हम, वो उन्होंने कहा कि हम 1.5 लाख बाइक लेके जाएंगे यहाँ से। हमने ये ऐलान कर दिया कि एक बाइक लेके तो चले जाना यहाँ से, और जाएगी तो हमारी लाश के ऊपर से जाएगी। उसके बाद 11 फरवरी 2018 सरकार ने बुलाया, वहां पूरी की पूरी संघर्ष समिति के जितने साथी थे, यशपाल मलिक को छोड़ करके सब उस वार्ता से नाराज थे। उसमें जो आज केंद्र के मंत्री हैं वो भी बैठे थे, आज केंद्र के मंत्री मुख्यमंत्री उस टाइम थे वो भी बैठे थे, और भी बड़े बड़े सरकार के ओहदेदार थे, बड़े बड़े। कहाँ हुई थी ये हरियाणा भवन में हुई थी। हरियाणा भवन। उसके बाद इसका जिक्र यशपाल मलिक जी भी कर रहे हैं। नहीं, वो अलग विषय था, हम उस पर आएंगे। तो जब वो मीटिंग हुई तो हमारी और डिस्कशन हुई उन बड़े लोगों के साथ, पार्टी के जो थे। तो ताज्जुब की बात यह है कि वो 11 तारीख की वार्ता है, सभी लोग संघर्ष समिति के नीचे आ गए। अब यशपाल मलिक का जो चरित्र है वो अपने चरित्र को दोहराने लगा, नीचे आके एक एक आदमी की खुशामद करने लगा, क्योंकि उसकी सेटिंग पहले करता था वो समझौते की, इसलिए वो नहीं ऐसे नहीं जाओगे। आज भी जो साथी उसके साथ हैं वो भी नाराज थे उस टाइम पर। ये ऐसे खुशामद कर करके एक एक होकर करके मैंने तो अपना ये सुझाव दिया था उस टाइम भी वहीं पे कि भाई आज 11 फरवरी है 2018, रैली 15 फरवरी की है। आप बिल्कुल सरकार को ये कहो भाई या तो हमारी बात मान ले, नहीं तो हम रैली नहीं होने देंगे। तो इसमें 2 बातें उभरती, या तो सरकार हमारी बात मानती, जो कि 1 साल बीत चुका था, समझौता 2017 का है, ये 18 की बात कर रहे हैं हम, या रैली नहीं होगी। कम से कम एक तो हमारी शांति तो, दिल की संतुष्टि तो होगी। परंतु एक एक आदमी को कन्विंस करके मरे मन से अध मन से कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, अल्टीमेटली जो सरकार का गेम फिक्स उसके साथ था, उन्हें दोबारा बैठाए और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रेस के आगे कही तुम्हारी सारी बातें मान ली। वो बात माननी नहीं तो पहले भी कह चुके थे, 1 साल पहले कह चुके थे। तो उसके बाद मैं ठीक 1 हफ्ते बाद 11 फरवरी 2018 की वार्ता है ये, और 1 हफ्ते के बाद 18 फरवरी 2018 को मेरे घर पे सीबीआई का नोटिस आ गया। और ये बताऊं नोटिस भी क्या था, नोटिस एज ए विटनेस था उसमें। अच्छा। जबकि हमारे को फिर उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, उसके बाद हमारे खिलाफ, मेरे खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की गई, और मैंने अपनी जमानत के लिए अर्जी डाली, वो सीबीआई कोर्ट ने खारिज कर दी। अग्रिम जमानत में हाई कोर्ट से हुई मेरी, और उसके साथ जो 40 के अलावा आज हम चम्मन के करीब आदमी हैं उसमें, चम्मन के करीब। और ये नहीं कि मेरी हो रही है उसमें अग्रिम जमानत है, 13-14 और भी है मेरे साथ। मैं इस चीज पे आना चाह रहा था, आप आ गए हैं। ये आरोप है आप पे, अच्छा, जो उस केस में थे। हाँ, केवल सिर्फ आपकी अग्रिम जमानत हुई, बाकी किसी की नहीं। ये सच है कि झूठ है? ये 100% झूठ है। कैसे? ये आरोप निराधार है। जो लड़के 40 थे बाई नेम एफआईआर में 4 एफआईआर बन चुकी हैं। ठीक है। उनमें से बहुत सारे अंदर गए, कुछ उनमें से दाएं बाएं पकड़े भी नहीं गई, ये स्थिति थी। परंतु हमारे जैसे भी 14-15 जो
समन के द्वारा जोड़े गए हैं, जो कहीं 4 FIR में नहीं है, उनकी सबकी जमानत CBI कोर्ट से या हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत हो रही है 15-16 की। 15-16 की। अच्छा, उनकी डिटेल मुझे देना, मैं एक बार चैनल पे बिल्कुल डिटेल में देगी, तो ऑन रिकॉर्ड का मामला है। हाँ, ऑन रिकॉर्ड का मामला है। अच्छा, एक आप पे ये आरोप है बच्चे जेल में थे, उन बच्चों से आपकी खींचतान क्या? खींचतान ये थी कि वो ये चाह रहे थे कि भाई आप राष्ट्रीय महासचिव हैं, हरियाणा के प्रभारी हैं, संघर्ष समिति हमारी मदद करे। यशपाल मलिक को हमने बार बार कहा कि आप इन बच्चों की केस वाले की, सवाल इस बात का नहीं भाई, इनकी सभी की मदद करो। वो कहता भाई हम किस किस की मदद करेंगे, हमारे पास यूं देने के लिए पैसा थोड़ा है, ये तो किसी निजी मुकदमे में है। तो यूं कह रहे हैं कि जो रोहतक के बच्चे थे, रोहतक करता धरता थे, रोहतक कमेटी को अन्य डिस्ट्रिक्टों से पैसा दिलाया मदद के लिए। ये मैं बताऊंगा आपने, मैं तो करता धरता, मैं करता धरता वाली भी सारी बात बताऊंगा। मैं करता धरता होता तो मेरा केस ही नहीं होता। यशपाल मलिक के खिलाफ एक FIR दर्ज है 26 मई 2016, FIR नंबर 394, पुलिस स्टेशन सिटी जींद, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज है। और जब उसने वो समझौता किया अपना रात वाला, उसी टाइम सेटिंग होगी 18 मार्च 2017 को, और 19 तारीख को जनरल समझौता हुआ है। उसके तुरंत बाद उसका तो मुकदमा खारिज हो गया। खारिज हो गया, बिल्कुल खारिज। न तो एक दिन उसने जाना पड़ा थाने में, न इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या कोई टीम उसके पास गई, उसका तो केवल उस समझौते से हो गया। हमारे और हमारे जैसे तो हजारों आदमियों की आज भी चल रहे हैं और उस टाइम भी चलते रहे। तो अग्रिम जमानत आप अकेले की नहीं हुई? 15-16 की। 15-16 की। अच्छा, और जो बच्चों से खींचतान थी, सोमवीर और पवन से विशेषकर, उनसे फिर खींचतान आपकी? उनकी खींचतान यही हुई ना, जो आदमी, वो साथी, वो भाई उस टाइम भी हमारे साथ थे, आज भी हमारे साथ हैं, परंतु बीच में जैसे जेल में गए वो अरेस्ट हो गए, क्योंकि दोनों के नाम थे। तो लोगों में अंदर जाने से आदमी को ये होता है कि भाई हमारी मदद हो। बीच में एक ये बात भी आई थी, किसी भट्ठे पे बैठकर कुछ साजिश रची, इनको गिरफ्तार करवा गया। नहीं, ये सब झूठ है। चाहे कोई कहता हो, मैं आज ये दावे के साथ कहता हूं, अगर इस तरह की घिनौनी हरकत ना तापा कर सकते, ना सोच सकते, और ये लोगों ने कहा जाता है कि मैं खुद तो गिरफ्तार हुआ नहीं। मेरी अग्रिम जमानत हुई है 15-16 साथियों के साथ हो रही, औरों की भी हो रही है, मेरी अकेले की नहीं हो रही। और वो जो लोग गिरफ्तार, ये दो दूसरे लोग ये संशय पैदा कर रहे हैं कि बलारा साहब की जमानत हो जाती है, इन बच्चों की जमानत नहीं होती। हाँ, तो वो सुनो ना, किस लिए नहीं होती। वो अरेस्ट होते हैं, उनके नाम FIR में हैं, वो जेल में चले जाते हैं। जेल में जो आदमी जाता है उसकी डिमांड पहली होती है हमारी मदद हो। मदद यशपाल मलिक संघर्ष समिति का आल ही नाल था, कर नहीं रहा। आपको पैसे नहीं दिलवाए? और बिल्कुल कहीं डिस्ट्रिक्टों से? बिल्कुल नहीं। और जो पैसे दिए हैं वो बताऊंगा मैं कैसे दिए हैं, वो खुलासा करूंगा। अरे ये नहीं मैं नहीं दिया किसी को। हमने जब 5 जून 2016 से वो 19 जून तक 15 दिन धरना चला था, उसके बाद हमारे पास 10 या पैसे बच रहे थे। हमने 57 लाख रुपए तो 19 शहीदों को 3-3 लाख रुपए मौके पे दिए। 3-3 लाख रुपए ऑन रिकॉर्ड है, पेपर हमारे पास सारे। उसके बाद फिर बात उठी, हमारे साथी नाराज हो गए जो जेल में थे या घायल थे, और भी अगर भाई जेल वाला की मदद करो। उसके बाद फिर जुलाई के अंदर 10 जुलाई को अठगामा भवन है बहु जमालपुर में, वहां पर जितने भी जेल में बच्चे थे उनको भी किसी को 11,000, किसी को 21, किसी को 50,000, घायल को किसी को लाख रुपए ये बांटे गए। और ये वो राशि थी जो रोहतक की कमेटी के पास बची हुई थी, और 10 लाख रुपए पानीपत की कमेटी भी दे के गई। और इसीलिए, जबकि हमारी जिम्मेदारी तो वो रोहतक का पैसा था, हमारी जिम्मेदारी रोहतक तक सीमित थी, परंतु जब पानीपत का पैसा आ गया तो हमारी नैतिक जिम्मेवारी बन गई। दूसरे जिले से पैसा आया तो फिर सभी को दिया, चाहे झज्जर का घायल था, चाहे सोनीपत का घायल था, इस सबको दिया गया। अच्छा, तो मतलब वो फंड आपने बांट दिया वहीं पे? उसी टाइम ऑन रिकॉर्ड उस पर दस्तक करवा रखे हैं, बाकायदा नंबर उनके पेरेंट्स के दस्तक है, जो रिसीव करके गया उसके दस्तक है। एक आरोप ये है, जसिया दाम में पैसा आया, आपने रोहतक में और गुड़गांव में आपने 2 कोचिंग सेंटर खोले, क्यों समाज के पैसे का से आपने सेंटर? देखो, सवाल आपने रखा, ये जब कोचिंग सेंटर खुली तो मैंने जोर शोर से मना किया था कि पहले यहाँ पर बिल्डिंग बनाओ, उसके बाद हम कोचिंग सेंटर खोलेंगे। परंतु यशपाल मलिक अब दिल्ली से जा करके मैं कहीं भी
आज आपके सामने ऑन कैमरा कह रहा हूं, एक दिन तो किसी सेंटर पे नहीं गया, रोहतक न गुड़गांव। और जो टीम ये सेंटर खोल रही थी उसको स्ट्रिक्टली मना करा कि भाई तुम जो है ना ये पैसे की बर्बादी मत करो। कितना अनैतिक था, आप खुद मान रहे मैं अनैतिक नहीं था, बिल्कुल। समाज पैसे किसी चीज के लिए दे रहा है, पैसे खर्च कहीं पे किए जा रहे हैं। मैं मानता हूं। और मैंने तो ओपनली वहां मीटिंगों में ये कहा कि आप ये यशपाल मलिक को गलत कर रहे हो। उसका इरादा ये था, समाज में उसकी निंदा हो रखी थी यहाँ पर, और अपने आप को सेफ जोन मानता था कि भाई वहां मैं गुड़गांव खोल लो अपना। उनका तो ये कहना है मैं इसमें बिल्कुल इंक्लूड ही नहीं था। नहीं 100%। उन्होंने कहा एक कोई मलिक है गुड़गांव के। देखो मैं आपने बताता कौन है गुड़गांव के मलिक? MS मलिक थे। MS मलिक है। MS मलिक और आप लोगों की प्लानिंग थी, वो मैं इंक्लूड नहीं था, उनका ऐसा कहना है। देखो सर वही तो बात ना, ये यशपाल मलिक की सफेद झूठ है। झूठ है, सफेद झूठ है ये नहीं। और वो सब कुछ ऑल इन ऑल वो था, रिक्रूटमेंट टीचर कर रहा, बच्चे है नहीं टीचर रिक्रूटमेंट कर रहा। मैं आपको एक रिकॉर्ड का मामला बताता हूँ इसी से रिलेटेड। जो ये देखो, मैं ये नहीं है भाई मेरे साथ तो अब संस्थान के अंदर 3 कमेटी बना रखी यशपाल मलिक ने। अच्छा। जाट सेवा संघ परचेज कमेटी है, इसका हेड है आजाद लठवाल। फिर है अकाउंट्स कमेटी, इसका हेड है प्रताप दैया। फिर है एक एजुकेशन की कमेटी, इसका हेड है खुद यशपाल मलिक। और यही लोग टीचर अपॉइंट करने वाले हैं, यही ऑफिस देखने वाले हैं, यही ऑफिस चलाने वाले, रन करने वाले। न तो मैं कभी जिंदगी में एक दिन रोहतक के ऑफिस में इस पर गया कोचिंग सेंटर पर, और न एक दिन गुड़गांव। मैं तो इसके विरोध में था। और कमाल की बात आज पुनिया साहब आपको बता देता हूं, मैंने सब कुछ त्याग करके उस संघर्ष समिति के लिए लोगों में बीच जाके, मेरा सबसे बड़ा काम ये था लोगों में जाके अपनी बात से, अपने भाषण के माध्यम से बात रख के कन्विंस करना। और पूरा हरियाणा ये मानता था कि भाई यशपाल मलिक के बाद 2 नंबर की हैसियत संघर्ष समिति में अशोक बलहरा की है। बिल्कुल। परंतु आप दुर्भाग्य, देखो कागज आपके सामने, 3 कमेटी हैं, अशोक बलहरा का नाम कहीं नहीं है। क्योंकि ये कब गठन हुआ इनका? ये तो 2017 की बातें हैं। 2017 में कर ली ये चीजें, क्योंकि इसका कार्यक्रम हो गया ना धाम बनने का, उसी टाइम उन्होंने ये कमेटी बना ली। कौन क्या काम करेगा? परचेज का काम लठवाल एंड कंपनी के पास था, ये अकाउंट का काम प्रताप एंड कंपनी के पास था। इन्होंने अपने अपने निजी साथी, और एजुकेशन का खुद अपने पास रखा। क्या अशोक बलहरा की इतनी लियाकत नहीं थी कि वे एक भी कमेटी में ना हो? मेरे आप नीम रखवाने में तो थे, आप शामिल तो थे। आप पुनिया साहब नीम रखवाने में क्यों, भाग दौड़ करने में क्या कमी नहीं छोड़ी। मेरी 3 गाड़ियां 3 गाड़ियां आंदोलन में चली, और भाग दौड़ कहां का मैं नहीं गया। और उसके बाद लोगों ने भी इज्जत मेरे को बहुत ज्यादा बख्शी। परंतु यशपाल मलिक को ये हो गया कि ये आदमी तो नीचे नीचे ऊपर से जो मर्जी कहता है, नीचे साइड लाइन को। अच्छा, आप ये बीच में एक सवाल ले लेते हैं गाड़ियों वाला। हाँ, जो धाम की गाड़ियां हैं, हाँ, वो किसके लिए, किस काम के लिए ली थी? वो भी यशपाल मलिक ने अपनी जबरदस्ती ये कहने के लिए, नहीं धाम का प्रचार होगा, धाम का प्रचार होगा। फंड नहीं थे, उन्हें जबरदस्ती खरीदवाई गई थी ये गाड़ी। वो लोन पे ली। लोन पे ली, और उसका अपना, क्योंकि वो चेयरमैन था और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी था। क्योंकि यहाँ कहने के कह रहा कि मैंने एक गाड़ी का प्रयोग किया, एक दिन किया मैंने, तेल डलवाया। नहीं, बात ये नहीं है कि वो प्रयोग हम कौन सा कह रहे हैं, उसने प्रयोग कर ली। जब फंड नहीं है संस्थान के पास, तो किस लिए गाड़ियां धीरे धीरे उतर आगे बढ़ जाती, बातें आगे बढ़ती ना। अब गाड़ियां खरीदवा दी, उसकी किस्त तो समाज देगा, उनकी डाउन पेमेंट तो समाज देगा, और बाहर से तो कोई देने वाला नहीं। और मेरे को देखो ना, उस आदमी की साजिश देखो, मेरे को भी नीचे नीचे काटने का ये प्रबंध उसने किया, जो मैं आपको ऑन कैमरा दिखाता। 3 कमेटी, परचेज कमेटी, अकाउंट कमेटी, एजुकेशन कमेटी, इसमें मेरा कहीं नाम PDF हम शेयर कर देंगे। तो जो गाड़ियां हैं आप भी देखेंगे, मान लिया आप और हम समाज के जिम्मेवार आदमी हैं, बिल्कुल, क्या समाज के लिए हम अपनी गाड़ियों में जाएं? खापों के चौधरी भी जाते हैं, मैं भी, मेरा परिवार भी खापों से जुड़ा हुआ है। एक समाज के आदमी, आपने हिसार में भी देखा होगा, ये गाड़ियां पंचायत में भी गई होती, बिल्कुल सबने देखी वहां पर। और अन्य लोग, वहां के आसपास के लोगों में आप जरा खुद पूछ लिया, हम वहां घूम के आए हैं, लोगों ने कहा कि ये गाड़ियां ऐसे घूमती हैं। मैं भी मानता हूं, उचित है? नहीं उचित है, नहीं उचित। समाज के पैसे की बंदरबाट नहीं है, बंदरबाट हो रखी है। आज भी ऐसे ऐसे पता लगा है मेरे को तो कि लोग गन या बंदूक लेकर शौक में फोटो खिंचवा रहे संस्थान की गाड़ियों के साथ। ये कितनी अशोभनीय बात है। मतलब अशोभनीय नहीं, समाज के साथ धोखा ही। एक आपके लिए कहा गया, ये बहुत बड़ा आरोप आपके ऊपर, चौधरी यशपाल मलिक को ये कहा कि मुझे और एक और कौन थे, नारा साहब थे, कि हमारे को सरकारी वकील लगवा दो। कमाल की बात है पुनिया साहब, ये जो अपॉइंटमेंट होती है ना,
ये अपॉइंटमेंट, ये जनता की अदालत है बुलारा साहब, सच मैं यही तो कह रहा हूं, ये अपॉइंटमेंट ज्यादातर पॉलिटिकल होती है या जजों की रिकमेंडेशन से भी हो जाती हैं। जिस तरह से अब इनका बहुत- लड़का लगा है, लगते हैं ये MLA साहब का, सभी सरकारों में लगते हैं, गौतम साहब का लड़का, सभी सरकारों में लगते हैं। और 2014 में जो सरकार बीजेपी की थी, आप लोगों की बीजेपी के साथ अच्छी हो गई थी, तो आपका तो काम बढ़ना ही था। सुनो तो मेरी बात, अच्छी किसकी थी? अच्छी यशपाल मलिक की थी, नहीं कि फिर आपने उन्हीं को बोला? नहीं बोला ना, उन्हीं को बोला आपने सिफारिश करो? मैं नहीं बोला, यही तो सफेद झूठ है। अशोक बल्लारा बोलता, अशोक बल्लारा तो एजी ऑफिस में लगने की बात दूर करो, मैं 2014 में वो शख्स था ऑफिस में, वहां मान सम्मान के साथ ये कहा जाता है कि भाई आप जब तक अगली उसका गठन नहीं हो जाता तब तक काम करते रहोगे और अपना रिज्यूम दो। हमने रिज्यूम नहीं दिया, मैंने इस्तीफा दे रखा है, आप एजी ऑफिस से निकलवाना। 2014 में जब सरकार चली गई थी, और उसके बाद लोग तो आरोप, ये यशपाल मलिक झूठा आदमी, ये आरोप लगा रहे हैं। मैंने तो वकालत छोड़ दी। आप तो थे सरकारी वकील? हाँ, उससे सरकारी वकील तो 2014 में था। 14 में थे, 14 तक था, परंतु 2016 में जो ये झूठा आरोप मेरे ऊपर लगा रहा है ना, इतना संगीन आरोप, उसके बाद तो मैंने अपनी वकालत तक छोड़कर मैं सड़क पर आ गया। कहाँ प्रैक्टिस करते थे आप? हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट चंडीगढ़। हाईकोर्ट चंडीगढ़ में प्रैक्टिस कर रहा था। मार्च के महीने में दुविधा की स्थिति में था, ज्यादातर अपने समाज की तरफ देखूं या हाईकोर्ट की, धीरे धीरे कम हो गया। और ये बताओ पुनिया साहब, आज आपके सामने यशपाल मलिक कहता फिरता है अगर मैं संघर्ष समिति चला रहा और मैंने ये किया, मेरे को जिले का अध्यक्ष रोहतक का बनाया गया था लोगों के द्वारा, न कि संघर्ष समिति के द्वारा। अच्छा। रोहतक जिले का प्रधान मेरे को लोगों ने ये देखा, इस हालात के बिगड़ने के बाद मेरे को चुना। उसमें तो पवन और सोमवीर ने भी आपकी सिफारिश करी थी, नहीं, बना दो इनको। बिल्कुल साथ थे मेरे साथ थे, वो भी मेरे साथ थे, सारी टीम साथ थी। और उसके बाद यशपाल मलिक को रोहतक में कोई नहीं जानता। दिक्कत क्या हुई बाद में? वो आपके खिलाफ भी हुए? वो इसलिए खिलाफ हो गए ना, वो जेल में चले गए, उनको गलतफहमी होगी कि हमने उनके पीछे कोई काम नहीं किया, मदद नहीं की। जबकि यशपाल मलिक आली नाल था, वो कहता मैं रोहतक के अकेले, क्योंकि मैंने तो सारा हरियाणा देखना है, कई जिलों में मुकदमे भी नहीं थे। वो कहेंगे बोला वो ऐसे करे, हमारी बात सुनिए नहीं ना उसने, अगर मदद की, हमने जो मदद करी वो रोहतक के पैसे से कर रखे, चाहे कोई जेल में था चाहे सही थे। हाँ, 10 लाख रुपए पानीपत से आए, तो उसके बाद सोनीपत के बच्चे और चाहे झज्जर के बच्चे घायल, सबकी मदद करी। और जो रिकमेंडेशन की बात कहे ना, इस तरह अशोक बल्लारा अपनी वकालत छोड़ रहा है, नौकरी कैसे कर लेगा आदमी रोड पर रहने वाला। मैं 10 साल से रोड पर। पैसे की बंदर बांट की बात थी। हाँ। यहाँ जसिया दाम में कोई एक सप्लायर है, उसी से मटेरियल ज्यादा खरीदा गया। देखो, मैं इस चीजों का मुझे ज्ञान नहीं, क्योंकि मैं किसी भी कमेटी का सदस्य नहीं था। नहीं, अपनी नॉलेज में ना मेरे नहीं, बिल्कुल मैं 1% भी, कहां से सामान आता है, कौन सामान लाता है, कौन क्या करता है। एक मिक्सर प्लांट खड़ा वहां पर, 18-20 लाख रुपए, कितने रुपए लगा दिए। कोई कंडम, यशपाल मलिक का कोई साथी था बाल्याण, उसका कंडम वहां कर खड़ा कर दिया। और दुख की बात यह है, हम इस बात को भी ये मान लेते हैं कि भाई उसका दोस्त होगा, परंतु लिया के कम से कम वो 1 मिनट के लिए चल जाता। जो आदमी इतना पैसा बर्बाद कर दिया, उसे टेक्नीशियन की तनख्वाह भी पैसे का था वो अंदाजा होगा, वो उसकी कीमत तो 14-15 होगी, परंतु जो टेक्नीशियन साथ आए, उसकी जो लगाया उसकी जो वहाँ एस्टेब्लिशमेंट हुई है, उस पर लगा 18-20 लाख रुपए पानी में चले गए। 1 मिनट के लिए नहीं चल रहा है। अच्छा, 1 मिनट के लिए। वजह क्या है पुनिया साहब, उस टाइम लोग यशपाल मलिक को भगवान की तरह देखते थे और हम भी लीडर मानते थे। उसने ऑन रिकॉर्ड एक कैमरा अपनी वो जमाने के लिए, विश्वास जमाने के लिए ऐसी बात कहता था। उसने ये लोगों के सामने कह रखा है कि मैं कौम के साथ धोखा करूं तो अपनी लड़की के साथ गलत हूं, परंतु उसने तो सारा धोखा है, धोखे सिवाय तक कुछ कराया भी नहीं। इसी से लोग नाराज हुए। और आज यशपाल मलिक की ये हैसियत है, एक दिन तो सब कुछ उसके पीछे था, और आज किसी भी गांव में हरियाणा के इंडिपेंडेंट जाके देख ले, उसको पता चल जाएगा लोग तेरे साथ हैं या तेरे खिलाफ से। इंडिपेंडेंट, ये नहीं किसी के घर चाय पी ले, किसी के घर वो कर ले। तो ये चीजें जो है, इससे पता चलता है नीयत का। एक आरोप और वाकईपूर्ण, आप यूपी में कार्यक्रम करके आए, हर जिले में? हर जिले में तो नहीं, हाँ अलग-अलग जिलों में आप करके आए? नहीं, हाँ बताऊंगा, बोलो। तो वहां कार्यक्रम हुए, हाँ, उनकी फंडिंग कौन कर रहा था? यूपी में कार्यक्रम करने का आपका मकसद? देखिए, कोई तो कार्यक्रम नहीं हुआ। अब मैं बताता हूँ आपको। हम 3 बार उत्तर प्रदेश गए। एक बार यशपाल मलिक के गांव में अपने खर्चे से, सभी जिलों के साधन अपने खर्चे से गए हुए। संघर्ष समितियां थी जो अपना कोई
एक गांव की बस भी गई है, हमारे तरह ठाड़ जैसे गांव से बस भी गई है, अपना 100 रुपए कलेक्शन पे जा रही है। उस दिन गए और देखा वहां पर, यही हमारे साथ भूल है कि हरियाणा तो इतना पहुंच गया हजारों की तादाद में, और यूपी के आदमी नहीं थे। और लोग कहते सुने गए, अगर तुम इसको हीरो कहाँ बना इकट्ठे रहे हो, हुए थे? इसके गांव में खरड़ में खरड़ में। एक मानवेंद्र वर्मा इनका उत्तर प्रदेश का प्रधान था, उसने मेरठ में करवाई, वहां 10 आदमी उत्तर प्रदेश के नहीं थे। इसने हम यहाँ से कम 30-35 गाड़ी लेकर गई सारे हरियाणा से। अच्छा। उसी टाइम इसने मानवेंद्र वर्मा को हटा दिया। एक कार्यक्रम होया है, वो एग्जैक्ट लोकेशन मेरे को ध्यान नहीं, मुरादाबाद के पास किसी खेतों में रेलवे ट्रैक के पास कार्यक्रम करवाया था। उसमें आदमियों की शिरकत यूपी की 10 से 20 थी, और यहां से कम 30-40 गाड़ी गई। जब लोगों ने वहां टोक दिया बल्कि यशपाल मलिक को कि यूपी के तो आदमी है ही नहीं, तो इसने बहाना मारा कि आज तो गंगा दशहरा है, गंगा और नहान चले रहे स्नान में, वहां इसको कोई पैसा नहीं दे रहा, कोई इसका साथ नहीं दे रहा, कोई आदमी नहीं है। ये हमारी भी आंखें खुली जब देखा गया। ये कहा जा रहा कि जयंत चौधरी से आपकी कोई साठगांठ थे नीचे नीचे? देखो, जयंत चौधरी से, उसके पिताजी से, उसके दादा से जिंदगी में मैं तो मिला नहीं हूँ ना, मेरे को जिंदगी में। ये बड़ा ऑन कैमरा कह रहे हैं? ऑन कैमरा कह रहा हूँ, और मैं जयंत से भी पूछ लूंगा। जैन से पूछो, मैं कह रहा हूँ ना। और जैन से तस्लीक करो, अशोक बुलारा कभी मिला हो तो आपकी टांग तले निकल जाएगा अशोक बुलारा। ठीक बात, बड़ी बात है।